हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से अलग अलग संस्कृतियों का विकास होता है, जिस प्रकार चेर और मलयालम भाषा का विकास होता है। और यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपने देखी थी। तो इसके अंतर्गत हमने राजपूत और शूरवीरता की परंपराओं को देखा। साथ में हमने बीकानेर के राजकुमार राज सिंह और इनकी कहानियों को यहाँ पर सुना, और साथ साथ हमने देश के मानचित्र की चर्चा करते हुए वहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का वर्णन देखा। और हमने कथक नृत्य की कहानी को देखा। साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, और देश के अलग अलग भागों में तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर में कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं वे किए जाते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम बात करेंगे संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। तो संरक्षक कौन होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। संरक्षक वे लोग होते हैं जो हमारी संस्कृति को संरक्षित रखने का प्रयास करते हैं और इसके लिए अपना जो है पूरा का पूरा योगदान देते हैं। उनको संरक्षक कहा जाता है। तो संरक्षक यहाँ पर इनके लिए क्या बात हुई है, तो एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र मतलब ऐसे चित्र जो कि क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, उनको कहा जाता है लघु चित्र। और उनको आमतौर पर आपके जो वाटर कलर्स होते हैं, जल रंग होते हैं, उनसे बनाया जाता है और कपड़े पर या फिर कागज़ पर चित्रित किया जाता है। तो जो प्राचीनतम जो लघु चित्र थे उनको ताल पत्रों या फिर लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किया जाता था, यानी कि बनाया जाता था। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुग़ल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, यानी कि उनको वहाँ पर वो मुआवजा देते थे, उनको अपने वहाँ पर अपने जो दरबार है वहाँ पर स्थान देते थे। तो ये जो विभिन्न जो क्या थे मुग़ल सम्राट थे, इन्होंने इन कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ को चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ जो होती थी वो आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित होती थी, यानी कि बिल्कुल चमकीले रंगों में ये चित्रित होती थी। उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई, शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था, अर्थात किसी को गिफ्ट अगर करना है तो गिफ्ट के तौर पर जो है इन चित्रों को दिया जाता था। और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। यानी कि इन जो लघु चित्र हैं इनकी क्या विशेषता है कि उस समय इन चित्रों को सिर्फ बादशाह और जो उनके दोस्त हैं या फिर उनके जो परिवारजन हैं वही इन चित्रों को देख सकते थे। आम इंसान के लिए, जो आम आदमी है, जो आम प्रजा है, उसके लिए ये चित्र उपलब्ध नहीं थे। मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ साथ अनेक चित्रकार मुग़ल दरबार छोड़ करके नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए थे, और उसके परिणाम स्वरूप मुग़लों की जो कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती जो दरबार थे उनको प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका भी विकास किया। मुग़ल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए गए। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे जो केंद्र थे उनको पौराणिक कथाओं एवं काव्यों के विषय में यहाँ पर चित्रण बराबरी से किया जाने लगा। यानी कि इन जो ये राज्य हैं इन्होंने भी मुग़लों से यहाँ पर उनका अनुसरण करते हुए इस प्रकार के लघु चित्रों को वहाँ पर संरक्षित किया, उसका विकास किया और उसके विकास में योगदान दिया। अब ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश, जो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश है उसके इर्द गिर्द हिमालय की जो तलहटी है उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर जो हैं लघु चित्र हैं। और उन चित्रकारों की जो देखेंगे आप कितनी बारीकी से उन्होंने वर्णन किया है यहाँ पर किसी युद्ध का।
तो ये आप चित्र एक देख सकते हैं। तो जो आधुनिक हिमाचल प्रदेश है उसका जो इलाका था, वहाँ पर 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा गया। तो ध्यान रखना है कि हिमाचल क्षेत्र में बसोहली शैली का विकास होता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी उसका नाम था भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे थे। तो यहाँ पर आप एक सुंदर और चित्र देख सकते हैं जो है कि लघु चित्र का उदाहरण है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे जो वहाँ पर जो चित्रकार थे वो अब पहाड़ी क्षेत्रों में आने लग गए थे। इसमें आपके कई चित्रकार जो थे वे कहाँ आए थे, आपके उत्तराखंड में भी आए थे, जैसे कि दारा सिकों और मौला राम जो हैं उन्हीं के वंशज थे। तो उन्होंने जो है यहाँ पर उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। तो ये चित्रकला की थी कांगड़ा शैली। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी के में एक नई जान डाल दी थी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की मुख्य विशेषता थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगड़ा शैली की क्या मुख्य विशेषता है, तो कांगड़ा शैली की मुख्य विशेषता है कि इसमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये वैष्णव परंपराओं से प्रेरित है। साथ में इसमें ठंडे नीले और हरे रंगों का जो है कोमल रंगों के साथ इनका प्रयोग किया गया है। साथ में काव्यात्मक निरूपण किया जाता है कांगड़ा शैली में, ये आपको ध्यान रखना है। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के नमूने में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। तो अर्थात जो वर्तमान में हम लघु चित्र देख पा रहे हैं इन पुस्तकों के माध्यम से, तो वो सिर्फ वही चित्र बच पाए जो कि राजमहलों में सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखे गए, जबकि कई जो चित्र थे वो बर्तनों पर, दीवारों पर, कपड़ों पर आदि पर बनाए जाते थे, लेकिन वे जो चित्र हैं वे संरक्षित नहीं रह पाए। समय के साथ साथ वे समाप्त हो गए। अब बंगाल नज़दीक से एक नज़र जो है बंगाल पर डालते हैं। तो एक क्षेत्रीय भाषा का विकास यहाँ पर होता है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्षेत्रीय परंपराओं का विकास होता है। तो जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम, वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार वहाँ पर उसका निर्धारण करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली या फिर बांग्ला ही बोलते थे। लेकिन एक बात दिलचस्प है कि आज जो बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व से प्रथम यहाँ पर इसके मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर जो ये नई भाषा है इसका उद्भव कैसे हुआ? तो ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लग गए थे, जिसके कारण संभवतः ही वहाँ पर इस भाषा का विकास हुआ और संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वैनसोंग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो ये जो है 4वीं शताब्दी के दौरान होता है, जब तो गुप्त शासक क्या करते हैं, इन जो ब्राह्मण हैं इनको क्या करते हैं, वहाँ पर उस क्षेत्र में बसाना शुरू करते हैं। तो जब वैनसोंग 7वीं शताब्दी में भारत आता है तो उसे दिखता है कि जो बंगाल के अधिकतर क्षेत्रों में क्या है, संस्कृत भाषाएं बोली जा रही थी। 8वीं शताब्दी से पहले यहाँ पर जो है
पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। पालों के बारे में हमने अध्याय 2 में पढ़ा हुआ है। तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे, ये जो सुल्तान थे, इन पर जो है दिल्ली के सुल्तानों का कोई यहाँ पर अधिकार नहीं था। तो 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना गया। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो यहाँ पर अकबर ने इसको 1586 में जीत लिया था, इस बंगाल वाले भाग को। तो इसको एक सूबा कहा गया। सूबा उस क्षेत्र को कहा जाता था जहाँ पर जो दिल्ली का जो शासक है वह अपने सूबेदार नियुक्त करता था, और ये सूबेदार जो होते थे ये राजा के अधीन होते थे, और यहाँ पर समय समय पर वो जो टैक्स है, कर है, वो शासन को देते थे। तो वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत दो शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है। आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा यह बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी जो कि संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य जो कि मांगलिक काव्य होते थे और स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित थे, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि इसमें शामिल थी। दूसरे क्षेत्र में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। अब देखते हैं ये मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर कौन थे। तो नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी जो मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच में हुई, यानी कि 15 शताब्दी के बाद और 18वीं शताब्दी से पहले इनकी रचनाएं हुई हैं। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से ही सुनी या कही जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही से नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। अब बात करते हैं पीर और मंदिरों की। तो 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर के दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लग गए। धीरे धीरे स्थानीय मछुआ और स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों ने नए समुदायों से ये मिल गए थे। जो किसानों के नए समुदाय हैं, इनके साथ ये मिल गए थे। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित कर दी। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में
बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। तो पीर आप समझ गए होंगे कि किनके कहा जाता है। अब देखते हैं कि इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गईं और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हुआ। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते हैं जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारों से बने अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप के व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियां सुधर गई, उन्होंने इन स्मारकों से के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद यूरोपीय कंपनियां सबसे पहले उसी क्षेत्र में आती हैं, बंगाल क्षेत्र में आप जानते हैं, क्योंकि वह जो क्षेत्र था वह काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था। तो वहाँ पर जब यूरोपीय कंपनियां आती हैं तो वहाँ के जो सामाजिक समूह हैं उनकी अब जो होती है आर्थिक स्थितियाँ सुधर जाती हैं। और जैसे इनकी आर्थिक स्थितियाँ सुधरती हैं तो ये फिर इस प्रकार के स्मारकों, मंदिरों आदि का निर्माण करते हैं और अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर देते हैं। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गाँव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजा करते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से पहले जो थे देवताओं को यहाँ पर इस तरह से रखा जाता था, लेकिन बाद में जो है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण और यहाँ पर ये मंदिरों का निर्माण होने लग गया और छप्परदार मंदिरों से अब जो है ये बड़े मंदिरों में आने लग गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृष्ण के साथ जो हैं गोपियाँ जो हैं श्यामपुर मंदिर में पकी एक मिट्टी पर यहाँ पर एक बनाया गया है, मिट्टी की एक पटिया है, उस पर बनाया गया है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर ये चित्र है जिसमें कि बीच में श्री कृष्ण हैं और चारों तरफ जो है इनकी गोपियों को दिखाया गया है। तो इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला या फिर चौचाला होती थी। दो चाला अर्थात दो छतों वाली, चौचाला अर्थात चार छतों वाली। तो इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी कि चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थीं, जो ऊपर त्रियक रेखा या एक बिंदु पर जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटों, टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजाई जाती थीं। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थीं। अब जो है इन्होंने मछली को भोजन के रूप में ग्रहण किया। तो परंपरागत भोजन संबंधी जो आदतें हैं आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध जो था खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो हमारी आदतें हैं वो किस पर डिपेंड की हुई कि भाई जो उस स्थान पर जो भी खाद्य पदार्थ मिल रहा है तो उस खाद्य पदार्थ के अकॉर्डिंग ही हम लोगों की वहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों की खाने की जो थी आदतें बनी। अब जैसे बंगाल के एक नदी मैदान है, वहाँ पर क्या है मछली और धान की उपज बहुतायत में होती है।
इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों के यहाँ पर वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इसे निषेध कर दिया। यहाँ पर जो है इसकी जो निषेध है उस पर ढील दे दी, अर्थात कि आप लोग जो हैं बंगाली जो ब्राह्मण हैं वो मछली को खा सकते हैं, वो क्या है बुरा नहीं होगा। तो बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछलियों को खाने की अनुमति दे दी। तो यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं, मंदिर पर यह चित्र है जिसमें कि मछली को साफ करते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, खान पान, अनेक प्रकार के नृत्य, किस प्रकार से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। अब थोड़ा सा हम यूरोप में देखते हैं कि यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्र राज्यों का उदय होता है।